आपकी जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है ये, क्योंकि अभी तक जो आपने समझा है वो इस नजर से समझा है कि सरकारें आपके साथ षड्यंत्र कर रही हैं। आपने ये जाना कि सरकार ने किस किस तरह के प्रोपेगेंडे रचे, किस किस तरह की प्रोडक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए सोशल मीडिया का, अखबार, टेलीविजन, पैम्फलेट, बैनर्स और बड़े बड़े होर्डिंग्स का इस्तेमाल किया, इन्फ्लुएंसर लोगों का इस्तेमाल किया, नेताओं का, सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल किया आप लोगों के दिमागों में वो डालने के लिए, वो परसेप्शन बनाने के लिए जो सरकार चाहती थी, जो सरकार के सहयोगी क्रिमिनल गैंग चाहते थे। कौन से क्रिमिनल गैंग की बात कर रहे हैं? हम उसी क्रिमिनल गैंग की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र कई बार अपने कपिल बजाज भाई करते हैं। CIA, गेट्स, रॉकफेलर, वेलकम ट्रस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जो मतलब एक तरह से गैंग है जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और अब सिर्फ सिस्टम से काम नहीं चलने वाला, अब केवल सरकारों को कंट्रोल करने से इनका काम नहीं चलने वाला, अब ये पूरी तरह से लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रोल करने पर आ गया है। यानी अब आपको कंट्रोल किया जाएगा इनकी बनाई हुई पॉलिसीज के जरिए। वो पॉलिसीज यूनाइटेड नेशंस के जरिए आती हैं, वो पॉलिसीज किसी IMF के जरिए आती हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के अंडर में आती हैं, WHO के अंडर में आती हैं, या किसी और संस्था जो वैश्विक स्तर पर छाई हुई है, या मतलब किसी भी तरह से आपकी कोई काउंसिल है, वर्ल्ड काउंसिल फॉर हेल्थ WCH है, या इसी तरह की किसी और काउंसिल के अंतर्गत आती है। लेकिन असली मकसद है आप लोगों को कंट्रोल करना। अभी तक आपने क्या देखा कि इस पूरे प्रकरण में जो अभी तक हुआ, चाहे वो मेरी गिरफ्तारी वाला भी प्रकरण था, उस प्रकरण में उन लोगों ने मेरा टेस्ट करने की कोशिश की थी RT-PCR, और मैंने उनको साफ मना कर दिया था कि मैं किसी भी कीमत पर कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये मेरा शरीर है और इस पर मेरा अधिकार है और आप जबरदस्ती ये नहीं कर सकते। और अभी तक जिसका मैं जिक्र करूं, अभी क्रिमिनल प्रोसीजर जो एक्ट है उसके अंतर्गत भी अभी तक अपनी पहचान के रूप में मुझे कोर्ट में कोई चीज जबरदस्ती देनी पड़ेगी अपनी पहचान की, जैसे कि मेरा ब्लड सैंपल है, या मेरा फिंगरप्रिंट है, या मेरा कोई पैरों के फुटप्रिंट्स हैं, ये देना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। मैं चाहूं तो कोर्ट के अंदर अपने सिग्नेचर, अपने फिंगरप्रिंट देने से मना कर सकता हूं कि नहीं भाई मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि ये मेरी जो है एक तरह से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब हम जेल में जाते हैं, जैसे हम, ये हवालात और कोर्ट तक की बात है, लेकिन जब हम जेल में चले जाते हैं किसी मुकदमे में, तो जेल में जाते वक्त आपका ये डाटा लिया जाता रहा है। तो अभी इसके अंदर चेंजेस होने वाले हैं कि आपका कौन सा डेटा सरकार ले सकती है। दूसरा, जो मैंने आपको RT-PCR के बारे में बोला था कि मुझे टेस्ट करवाने के लिए बाध्य किया गया और मैंने मना कर दिया, और सेक्टर 16 में चंडीगढ़ जो अस्पताल है वहां पे बहुत बड़ा बवाल मचा, और पब्लिक के विरोध के चलते वो सब मानना पड़ा पुलिस वालों को, और उसके बाद वो मुझे लेकर के वापस चले गए। मतलब आप समझिए इस पूरे प्रकरण को कि किस तरह से मेरी अपनी मर्जी चली कि मैं अपना डेटा देना चाहता हूं कि नहीं देना चाहता हूं। मुंबई हाई कोर्ट में जब एडवोकेट नीलेश ओझा ने एक पिटीशन दायर की कि साबित करिए कि मुंह ढकने वाला जो यंत्र है उसको लगाने के बाद आप किसी तरह के वायरस से बचा लेते हो, और या साबित करिए कि किस किस की मीटिंग थी जिस मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिए गए, चाहे लॉकडाउन वाला निर्णय हो, चाहे ये इस वाला क्या नाम फाइन वाला निर्णय हो, चाहे जबरदस्ती टेस्ट करने वाला हो, चाहे फॉल्स पॉजिटिव का केस हो, चाहे फिर ये EUE लगाने वाला केस हो। तो इसकी जो डिसीजंस थे वो किसके थे?
बहुत से लोगों ने कहा, सरकारों ने उसके बाद सरकार के नुमाइंदों ने ये कहा कि हमने किसी को फोर्स नहीं किया है और हमारी तरफ से ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। तो फिर केंद्र सरकार से फिर पूछा गया कि फिर स्टेट को क्यों बैकअप दे रहे हो। तो उन्होंने फिर एक लाइन में बैकअप दिया स्टेट के डिसीजंस को कि किसी भी आदमी को खुद की जिंदगी के साथ खेलने का हक है, लेकिन उसको दूसरों की जिंदगी के साथ खेलने का हक नहीं है। ऐसा कह करके हम इस स्टेट के इस डिसीजन को फेवर करते हैं कि इन्होंने जबरदस्ती अगर की हुई है कहीं पे सर्टिफिकेट दिखाने की। लेकिन फिर भी कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए जब कोर्ट ने जब सरकार से पूछा कि हमें वो सारी रिसर्च दिखाइए जिसके दम पर आपने आज तक के ये मैंडेट लागू किए हैं, तो यकीन मानिए स्टेट सरकार के पास कोई डिसीजन नहीं था। तो क्योंकि वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के साथ टच में है, तो केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था डीएमए, उसको हटा लिया और सारी पाबंदियां हटा ली गई। लोगों को लगा, लोगों के मैसेजेस आए कि बलारा साहब मुबारक हो, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई और आपकी कोशिश रंग लाई, और दूसरे संगठन जिन्होंने मेहनत की थी उनकी कोशिश रंग लाई। और मैंने उनको कहा कि आपको अंदाजा नहीं है ये क्या करने वाले हैं, अभी कुछ भी जीत नहीं हुई है। अभी तो हम लोगों की ये लोग ताकत को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो बोलेंगे, किनको मैनेज किया जा सकता है, किनको डराया जा सकता है, किन लोगों को खरीदा जा सकता है और किन लोगों को लालच दिए जा सकते हैं भविष्य के। ये क्या क्या दांवपेच खेलेंगे, खड़े होकर के कौन लोग आएंगे, इनको फाइनेंशियल हेल्प कहां से मिलेगी, कौन पार्टी होगी, कैसे रहेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकी मदद करेगी, या ये कोर्ट में कौन कौन सा वकील होगा इनकी तरफ से और वो क्या क्या दलीलें देगा। तो उन दलीलों को जहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे हमारे पे हमला होगा या जहां भी कोई भी गैर कानूनी बात होगी, उस गैर कानूनी बात का विरोध कैसे करेंगे ये लोग और दलील क्या देंगे। तो वो दलीलें इन्होंने इकट्ठी कर ली हैं आज तक, और अब ये लोग करने जा रहे हैं जो वो इतना भयंकर है कि हम लोग अपने हाथों से अपने बच्चों की जिंदगियों को नरक बनाने वाले हैं। हम अपनी आंखों से देखेंगे अपने बच्चों को तिल तिल कर मतलब अपनी आंखों के सामने गुलाम होते हुए देखेंगे, और ये इसी जन्म में होगा अगर हमने बोलना शुरू नहीं किया। तो क्यों होगा वो मैं आपको थोड़ा सा इसका कारण बता देता हूं। 3 चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बल्कि 4 चीजें हो सकती हैं। एक तो जो बूटी के साइड इफेक्ट्स आए हैं इसके बारे में, एक तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल जो 2022 का लेकर के आए हैं ये लोग, इसके बारे में आप इसको शेयर कर दीजिए प्लीज, जिनके पास भी भेज सके, नहीं तो देखने के बाद आप इसका लिंक जरूर शेयर कर देना। और बहुत बहुत मेहनत करी है आज। अभी मैंने ये आप देखेंगे अगर इसके ऊपर ये इतने सारे पेजेस हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया है, जो डिटेल्स निकाली हैं कि पब्लिक के अंदर ये जो क्या क्या खेल चल रहा है। तो ये पेजेस हैं करीब करीब ये हैं करीब 45 पेज हैं जिन पे आज काम किया है। तो कल रात, कल दिन और आज दिन में ये सब कुछ किया, जिसको निकाल करके, और उसके बाद यकीन मानिए एकदम साफ हो गया कि सरकारों की नीयत क्या है और वो भविष्य में क्या करने वाली है। और आपको मैं बताऊंगा, मैं कुछ चीजें नहीं यूज कर सकता, कुछ शब्दों का यूज नहीं कर सकता, जो वो लगती है आपके यहां पर उसका भी नाम नहीं ले सकता, जो आप यहां लगाते हैं उसका भी नहीं ले सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि सरकारें आपको मारने के लिए तैयार हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा। सरकारें आपके फेवर में है, मैं ऐसा कह दूंगा। आप समझ जाइएगा सरकार आपसे क्या चाहती है और सरकार आपके लिए कैसा भविष्य देखती है, और आपको कैसी कैसी बातें सरकार कहेगी और आप फिर क्या कहेंगे। तो एक मैंने आपको बताया द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। दूसरी चीज जिसका मैं जिक्र करूंगा आज की बात में वो है पब्लिक हेल्थ बिल, जो पार्लियामेंट के जो मानसून वाले सत्र हैं उसमें अभी लाने वाली है सरकार, और बिल पेश किया जाने वाला है। और तीसरा है जो पेंडेमिक ट्रीटी है, जो WHO की पेंडेमिक ट्रीटी जो हर देश को साइन करने के लिए भेजी है, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के देश हैं उन्होंने भेजी है। तो वो देश अपने देश मतलब वो मुल्क के जो राजा हैं या जो उस मुल्क को संभालने वाले लोग हैं वो
अपने देश के लोगों की राय लेते हैं या सीधा ऐसे ही मतलब जारी कर देंगे इसका रेफरेंडम या इसका कोई आदेश, वो देखने वाली बात होगी। और चौथा, कुछ साइड इफेक्ट्स की बात बताऊंगा मैं जो लोगों के साथ हुआ, या मैं ये कहूंगा कि ब्रेन हैमरेज और जो हार्ट अटैक्स के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो किस किस तरह के और कैसे लोगों के हैं, और उनमें से मैक्सिमम ने पहली और दूसरी ले रखी थी, और बच्चों के केस में तो जैसे पहली के बाद ही हुए कुछ साइड इफेक्ट्स, और बड़ों के केस में सेकंड के बाद, और तीसरी के बाद तो ल्यूक मॉन्टेग्नियर बोल के ही गया कि अपना AIDS जो है वो चेक करवा लेना जिसने तीसरी ले ली है, क्योंकि उसके बाद पूरे पूरे चांसेस हैं, जिनके बाद फिर रहस्यमय तरीके से उनकी डेथ भी हो गई थी, जो RT-PCR के निर्माता है केली मोरिस की तरह। तो अभी मैं इसके अंदर ना मैं कुछ चीजें बताऊंगा। पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है उसके बारे में, 2022 के बारे में आप प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं। ये अभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है, 28 मार्च को मंडे को ये लोकसभा में दिया जा चुका है, जिसके अंदर अभी तक जो पुलिस को जो अधिकार थे, मैंने आपको बताया था कि अभी तक आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके टो प्रिंट्स जो हैं, मतलब फुटप्रिंट्स लेने का अधिकार था, वो भी तब जब आप जेल में जाते हैं। लेकिन अब कोर्ट्स में आप अपने बायोलॉजिकल डेटास को भी देने से मना नहीं कर सकते, यानी आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आप उसको भी देने से मना नहीं कर पाओगे। वो क्या क्या? दिस बिल अलाउज द पुलिस टू कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग योर रेटिना एंड आइरिस स्कैन। यानी कि ये जो कानून आने वाले टाइम में, इस बिल यानी ये विधेयक है अभी फिलहाल, अगर ये कानून बन जाता है तो पुलिस आपका फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल जितने भी हैं उन सबको जबरदस्ती ले सकती है और उनका डेटा रख सकती है, इंक्लूडिंग योर रेटिना एंड आइरिस स्कैन। आपका और अनप्रेसिडेंटेड पावर मिलेगी आपके ब्लड सैंपल्स, आपके सलाइवा, आपका DNA सैंपल, कोई भी सैंपल मतलब। और DNA बैंक के नाम पर एक DNA के लिए अलग से कानून बन रहा है, उसको भी बहुत समझने वाली बात है। और जो ये लग रही है ये भी DNA बेस और RNA बेस पहली बार बन रही है, ये भी समझने वाली बात है। इनको आपको इन डॉट्स को कनेक्ट करना है आपने। हम सीधा सीधा बोलेंगे और बोलते ही हमारी वीडियोस गायब हो जाएंगे और ये समझ में नहीं आता हम आप लोगों को कैसे समझाएं। तो आपके DNA सैंपल, आपके सलाइवा, यानी कि चाहे आपका नाक से लेना हो चाहे आपका मुंह से लेना हो, उसको जबरदस्ती ले सकती है पुलिस। ब्लड सैंपल आपका जबरदस्ती ले सकती है पुलिस। रेटिना का और आइरिस स्कैन ले सकती है। जो हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरा शहरों में लगने वाले हैं, जो फेशियल रिकॉग्निशन से जो आपके चेहरे को रिकॉग्नाइज करके डेटा इकट्ठा करके ऊपर भेजेंगे सेंट्रल एजेंसीज को, ये भी पॉइंट नोट करने का होगा कि आप इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं और आप इस पे क्या कहते हैं। समझ गया होंगे आप अभी तक। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊं, पब्लिक हेल्थ बिल। ये एक, इसमें मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि ये आपको आपके डेटा को जबरदस्ती लेने का बिल अभी आ गया था। फिर है पब्लिक हेल्थ बिल। ये पार्लियामेंट के मॉनसून सत्र में टेबल होगा और इसका पर्पस क्या है देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसे समझना होगा। मैं इसके कुछ नए ड्राफ्ट बता देता हूं। जो ये पब्लिक हेल्थ बिल है, ये पब्लिक हेल्थ बिल आने वाले टाइम में आपका जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है उसको रिप्लेस करने वाला है। यानी कि अभी तक आपने देखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को तो रिवोक कर लिया सरकार ने, लेकिन अभी पेंडेमिक एक्ट को रिवोक नहीं किया है। तो पेंडेमिक एक्ट अभी भी लगा हुआ है अपने देश के अंदर, तो उसके अंतर्गत अभी भी आपके ऊपर कार्रवाई ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। जो नया ड्राफ्ट है, हेल्थ लॉ है, मैं ये एज इट इज पढ़ूंगा। इसके अंदर कुछ शब्दों का इस्तेमाल होगा। वो शब्द जो है वो इस वीडियो को हाईलाइट तो करेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या निकलेगा वो लोग इसको डिलीट करेंगे कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मैं कुछ शब्द हो सकता है काटूं। ये एक ऐसा पब्लिक लेजिस्लेशन होगा, एक ऐसा कानून होगा जो गवर्नमेंट को अलाउ करेगा, मतलब मैं इसकी हिंदी बता रहा हूं, दिस
in the monsoon session of the parliament allows the government forcibly, यानी जबरदस्ती टेस्ट करने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए और वैक्सीनेट करने के लिए मतलब पावर करेगा सरकार को। यानी ये बिल अगर कानून बन जाता है तो आपको जबरदस्ती टेस्ट किया जा सकेगा कानूनन। अभी कानूनन आपका अधिकार है कि आप मना कर सकते हो कि मेरा शरीर है, मैं नहीं टेस्ट कराता, जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले ऐसा करके बड़ा बोला था मैं। तो अभी ये होने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ वकील अपने साथी हैं, वो ये कहते हैं कि कानून से लड़ाई लड़ी जाएगी। अरे मैं ये कहता हूं ये कानून ही उस हिसाब से बना देंगे तो आप कैसे लड़ाई लड़ोगे भाई? तो आपको समझना पड़ेगा ना कि आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हो और किस तरह का भविष्य देख रहे हो। तो अभी ये कानून जो आपका नया ड्राफ्ट जो हेल्थ लॉ है, जो मैंने अभी आपको बोला था, पब्लिक हेल्थ बिल जिसको बोला था, तो ये कह रहे हैं कि ये जब लागू हो जाएगा तो सरकार को ये अधिकार होगा कि वो जबरदस्ती टेस्ट कर सकती है, जबरदस्ती क्वारंटाइन कर सकती है और जबरदस्ती आपको ये लगा सकती है। एनी पर्सन कैन बी एग्जामिन्ड, किसी को भी एग्जामिन किया जा सकता है, वैक्सीनेटेड आपको लगाया जा सकता है, एंड गिवन एनी अदर ट्रीटमेंट विदाउट हिज और हर कंसेंट, यानी कोई और उसको इलाज दिया जा सकता है उसकी मर्जी के बिना। आप नेचुरोपैथ हो, आप होम्योपैथ हो, आप आयुर्वेद को मतलब डील करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपकी कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। आपकी मर्जी के बिना आपका इलाज सरकार करेगी अपने हिसाब से। वो आपके शरीर में कुछ डालना चाहती है तो आप मना नहीं कर पाओगे। अगर ये नया पब्लिक हेल्थ बिल कानून बन जाता है तो आप और आपके बच्चे कभी भी मना नहीं कर पाएंगे कानूनन। क्योंकि अभी तक लोगों के जब मैसेजेस आते थे मेरे पास कि वो कानून की कॉपी दे दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी दे दीजिए जिसके अंदर मैंडेटरी नहीं है और स्वैच्छिक है, तो मैंने एक ही बात कहता था मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कि कल को सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे या कल को सरकार लिखित में दे दे कि नहीं तुम्हें मैंडेटरी करवाना ही होगा, तब क्या करोगे? तो ये वो टाइम आ गया मेरे दोस्तों कि ये अभी बिल डाल दिया है इन्होंने, ये कानून बन जाएगा तो अब आप किसी भी सूरत में बच नहीं पाओगे, आपको रगड़ा जा सकेगा इस कानून के बाद। दिस लेजिस्लेशन अलाउज द गवर्नमेंट टू फोर्स पीपल टू डू सोशल डिस्टेंसिंग। ये कानून सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए मजबूर कर सकता है, मतलब सरकार को पावर दे सकता है कि वो मजबूर कर दे लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। एंड टू कैरी आउट द सरप्राइज इंस्पेक्शंस, अचानक से ऑफ द प्लेसेस दे लिव एंड वर्क इन, आपके काम के स्थान पर, आपकी जहां नौकरी है या जहां आपका बिजनेस है वहां और आपके घर में सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए कोई भी घुस सकता है आपकी परमिशन के बिना। पॉइंट्स को समझिएगा, आपकी प्राइवेसी, आपकी जिंदगी किसी भी काम की नहीं। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि भाई मैं तुम्हारा दिया हुआ केमिकल नहीं लेता, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि भाई तुम्हें यह खतरा लगता है कि मैं बाकी लोगों में संक्रमण फैलाऊंगा तो मैं अपने घर में रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो ये कहेंगे नहीं तुम्हें लेना ही होगा, तुम्हारे घर में घुसकर लगाएंगे। मैं कह दूं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं भाई, तुम्हारे घर और तुम्हारे काम के जगह पर जबरदस्ती घुस जाएंगे। पहले भी घुसे हैं, तब आप चुप थे इसलिए इनके हौसले बुलंद हो गए, फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, फिर ये भागना शुरू कर गए। शेयर कर दीजिए प्लीज आप लोगों तक। अच्छा, दिस ड्राफ्ट लॉ also allows the government to kill the birds and the other animals. ये कानून सरकार को पक्षी और जानवर मारना भी अलाउ करेगा। यानी अगर सरकार कह दे कि पर्टिकुलर बीमारी को
जानवर फैला रहे हैं तो ये कानून अलाउ करेगा कि सरकार लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए आपके जो डंगर हैं उनको भी कह दे कि ये बीमारी जो है इन डंगरों से फैल रही है तो आपको ये मारने पड़ेंगे भाई, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ आया। फिर प्रिपेयर्ड ज्वाइंटली बाय द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि एनसीडीसी, सीडीसी ने बनाया है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ ने बनाया है। दिस बिल एम्पावर्स द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। ये बिल आप स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को अलाउ करती है, एम्पावर करती है कि वो टेक द एप्रोप्रिएट मेजर्स, वो अपनी मर्जी से ऐसे निर्णय ले सकता है, इंक्लूडिंग क्या क्या, कौन से निर्णय, क्वारंटाइनिंग पीपल, कंटेमिनेटिंग दी स्पेसीज यानी आपके घरों में छिड़काव करना है, किस चीज का करेंगे हमें नहीं पता, आइसोलेटिंग द इन्फेक्शियस एजेंट्स यानी अगर वो कहते हैं कि भाई तू जो इन्फेक्शन फैला रहा है, देवेंद्र बल्हारा इन्फेक्शन फैला रहा है तो इसको क्वारंटाइन करो, इसको अकेले को आइसोलेट कर दो और किसी को इसके पास नहीं आना, ना ये जाएगा। वीडियो इंटरनेट जो होगा वो सेंसर्ड है तो वो इंटरनेट पे कोई चीज लोगों को बता नहीं पाएगा और आप तक जानकारी पहुंचेगी नहीं हमारी, हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और डिस्ट्रॉइंग द एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड कंडक्ट द सरप्राइज इंस्पेक्शन इन द इवेंट ऑफ अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। अगर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के केस में ये ऐसे इंस्पेक्शन भी मतलब कंडक्ट कर सकता है। ये सेक्शन 3 है इस कानून का जो आपको देता है, समझ गए आप। यानी कि आपकी जिंदगी के डिसीजंस आप नहीं ले पाएंगे। इसमें थोड़ा आगे पॉइंट और है, दिस बिल एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट और द यूनियन टेरिटरी टू कंडक्ट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन। आपकी मर्जी के बिना आपका कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है, जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन भी हो सकता है। प्रोवाइड वैक्सीनेशन और द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज यानी कि आपको वो इलाज दिया जा सकता है किसी भी बीमारी का टू अ पर्सन हु इज एक्सपोज्ड, सफरिंग और सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग। यानी कि आप उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक्सपोज हुए हो, उससे ग्रसित हो, यानी आपका टेस्ट जो है जो कि फॉल्स पॉजिटिव आया है खूब, आप उसका टेस्ट में आप पॉजिटिव आ गए हो तो भी आपको मतलब ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। आप एक्सपोज हुए हो यानी बाय चांस हमने कहा कि भाई पानीपत के एरिया में बड़ा फैला हुआ है, पानीपत में मैं घूम के आया था, तो सरकार कहेगी तू पानीपत में गया था, अब तेरे को तो लेना पड़ेगा क्योंकि तू एक्सपोज हो गया है। मैं कहूंगा कि मैं नहीं भाई कोई सिम्टम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये कानून सही है। समझ गए। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस हैं यानी जितने भी टेस्ट हैं, जितने मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, जितने डेस्टिनेशन हैं और जितनी ट्रीटमेंट्स हैं, ये बिना उस व्यक्ति की इच्छा के, बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी कंसेंट के किए जा सकते हैं। ये है सबसे बड़ा पंगा। यानी आपकी जिंदगी, आपके शरीर पर आपका अधिकार नहीं होगा अगर ये कानून एक्ट में आ जाता है तो अब आप समझदार हैं कि आप इसके लिए क्या निर्णय लेते हैं, आप इसके लिए क्या मतलब अच्छा समझते हैं कि बुरा समझते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें कमेंट करके हमें बताइए कि इस कमेंट में बताइए कि ये बातें बहुत सही हैं या मतलब बहुत गलत है। मनीष बोल रहा है भाई बात तो सुन ले। अरे भाई अभी नहीं सुन सकता ना, बात कहूंगा कैसे मैं, ये लाइव में एक जगह रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो प्लीज आप मैसेज करते रहिए, आपको जवाब दूंगा मैं फिर किसी और वीडियो में। ऐसे बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब मैं आपको कुछ इस बूटी के कुछ असर बताता हूं, कुछ साइड इफेक्ट्स बताता हूं। इसमें आपको कुछ जानकारियां दे दूंगा, डेट्स वाइज मैंने कुछ लिखी थी, आगे पीछे हो जाएंगी बट डोंट वरी। 21 मार्च को पुणे में
एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाली मूवी देख करके एक बंदा घर आया, अभिजीत शशिकांत शिंदे 38 साल का। घर आते ही उसको हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। एक ये बंदा है। 29 मार्च को रायपुर जिले का जो एएसपी है उसको नाश्ते के बाद एकदम से हार्ट अटैक आ गया। अच्छा जी, एक चीज इंदौर में, एमपी के इंदौर में क्या होता क्या है कि एमपी के इंदौर में मकान मालिक ने कहा कि जो इस बंदे की फोटो हटाओ, जो ये दड़ियल है इसकी हटाओ, नहीं तो काट डालेंगे, ऐसा कुछ लाइन बोल दी। और उसी टाइम उस बच्चे की मां को हार्ट अटैक आ गया। तो उन्होंने कहा कि शायद इसलिए हार्ट अटैक आया है। इसी के अंदर है 27 मार्च को पीलीभीत के बीसलपुर के मोहल्ला पटेल नगर में जो बस चालक है, रोडवेज का जो कर्मचारी है, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। 28 मार्च का जागरण बताता है, यानी 27 को हुई होगी ये, कानपुर के थाना परिसर में दरोगा जी की बैठे बैठे हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। वैभव राउत 25 साल का लड़का है, अभी अपने दोस्त की शादी में नाच रहा है, अचानक से छाती में दर्द होता है और गिर जाता है। अस्पताल ले जाते हैं तो ब्रॉड डेड, मतलब मृत पाया जाता है। गोपी राजू 19 साल का, ये अमीरपेट तेलंगाना के अंदर है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 12वीं क्लास का बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में हार्ट अटैक पकड़ता है और उसी टाइम ऑन द स्पॉट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। गुजरात में 12वीं की लड़की को अहमदाबाद में, जो 29 मार्च की बात है, आपको याद ही होगा, उसको 12वीं की बच्ची को हार्ट अटैक हो जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 4 जनवरी 2022 की बात है। बच्ची को स्कूल में लगा, क्या लगा आपको समझ आ गई? आपको क्या लगा? तमिलनाडु के शॉलिंगपुर की बात है, ये रानीपेट की। तमिल सेल्वी की बेटी को, जो 17 साल की बेटी है, उसको लगा। घर आते ही बीमार पड़ गई। अगले दिन अस्पताल में दाखिल कराई। अस्पताल के अंदर दाखिल कराने के बाद इलाज के दौरान पता चला कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। तब से लेके तमिल सेल्वी और उसका पति शॉलिंगुर, रानीपेट, वेल्लोर और चेन्नई, इन 4 जिलों में जाकर के अपनी बेटी के इलाज के लिए लाखों रुपया खर्च कर चुका है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। सरकार ये कह रही है, जब वो वहां जाती है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में, सीएमसी वेल्लोर में, तो डॉक्टर टी जैकब जॉन बोलते हैं कि इस सी नेशन से जो है रोशनी नहीं गई है आंखों की। एक्चुअली ये जो रोशनी जाने के पीछे किसी रोग के जो लक्षण हैं वो जागृत हो गए होंगे। यहां पर वो कहते हैं कि भाई इससे कोई नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं हुआ, ये तो पुराने किसी रोग के लक्षण जागृत हो गए होंगे। अब आपको ये बता देते हैं कि कपिल भाई ने इसकी जानकारी हमको दी, कपिल बजाज ने, कि जो ये डॉक्टर टी जैकब जॉन है, ये पीएचएफआई का गवर्निंग बोर्ड में भी रह चुका है, उसका मेंबर रह चुका है, पीएचएफआई के गवर्निंग बोर्ड का सदस्य रह चुका है, जो कि सीआईए, गेट्स, रॉकफेलर और वेलकम ट्रस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूरा गैंग है। और तमिल सेल्वी की जो बेटी बीमार है, जिसकी आंखों की रोशनी गई है, उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक और लड़की को गुयन बेरी सिंड्रोम भी हुआ है, GUILLAIN बेरी सिंड्रोम भी हुआ है, जिसमें शरीर को लकवा मार जाता है। और जिस लड़की को लकवा मार गया है, उसके घर वाले उस पर 6 लाख रुपए अभी तक खर्च कर चुके हैं। ये हालात है इन खेलों की जो आपके साथ हो रहा है। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दे दें, ये डिफेंडर की खबर है। द डिफेंडर एक बहुत जाना माना अखबार है अमेरिका का। उसने खबर दी है कि दिसंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 से लेकर 18 मार्च 2022 तक, यानी कि ये समझिए आप करीब करीब ये हो गया 1.5 साल की बात होगी। 1.25 साल में टोटल 11,95,396 एडवर्स इवेंट रिपोर्ट हुए हैं। ये मैं अमेरिका की बात बता रहा हूं, सीडीसी की VAERS, जो इसके बाद के जो एडवर्स इवेंट रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट होती है, ये उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट है,
जिसके अंदर ये बताया गया कि लगभग यानी 11,95,300 कुछ का मतलब हो गया लगभग 12 लाख एडवर्स इवेंट रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 26,059 डेथ हैं और 2,11,584 सीरियस इंजरीज हैं। और इसकी खबर है कि 5 से 17 साल के बच्चों में 664 रिपोर्ट्स जो हैं वो मायोकार्डिटिस की हैं। अब आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। आपके बच्चों को मतलब इसका कितना फायदा है और कितना नुकसान है, ये आप समझ सकते हैं। आप ये बता रहे थे जो 664 रिपोर्ट्स मायोकार्डिटिस की है। मायोकार्डिटिस क्या होता है? ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जिसमें हार्ट मसल जो है वो मोटी हो जाती है और जलन होने लग जाती है और बहुत कमजोर हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वगैरह मतलब इनकी वजह से भी हो जाता है। और क्यों हो रहा है ये तो आपको पता ही है, मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक पॉइंट था। और अब जो चौथा पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला था, जिसके लिए मैंने ये शुरुआत की थी, लेकिन वो 35 पेज का डॉक्यूमेंट है जो पूरी की पूरी इंटरनेशनल जो WHO ने पेंडेमिक ट्रीटी दी है, इसके ऊपर डॉक्टर जोसेफ मर्कोले का एक एनालिसिस है कि इससे क्या होगा। 2 चीजें हैं, आपको कंप्लीट पूरी तरह से मोटे तौर पर मैं बता दूं। इसकी बैटरी भी खत्म होने वाली है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं बता दूं, जो ये ग्लोबलिस्ट कबाल है, मतलब षड्यंत्र जो चुपचाप से ये WHO को आगे करके अपना खेल खेल रहा है। सबसे पहली बात, इस ट्रीटी का सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है? कोई भी स्टेट है वो उसकी संप्रभुता, किसी भी देश की संप्रभुता के ऊपर सबसे बड़ा अटैक है ये। जिसमें संप्रभुता का मतलब क्या है कि देश के लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने नेताओं को बताएंगे कि हमारी जरूरत क्या है और वो नेता उसके हिसाब का निर्णय लेंगे। और ये उस देश का अपने डिसीजन लेने की अपनी एक ताकत होती है। हर देश की अपनी एक संस्कृति है, उसके हिसाब से अपना इलाज की पद्धति है। तो WHO नहीं बता सकता किसी को कि तुम्हें कौन सा इलाज लेना है, लेकिन अगर ये ट्रीटी साइन कर देता है कोई देश तो फिर ये बाइंडिंग हो जाएगा और देश के लोग और वो देश अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाएगा। कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये जबरदस्ती हो जाती है तो फिर आपको जो ये लगवाना भी जरूरी होगा और फिर उसका सर्टिफिकेट दिखाना भी जरूरी होगा। दूसरी बात, इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज जो कही गई है वो ये है कि आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन को सेंसर करने की पावर हम किसी को दे देंगे। यानी आपका डेटा जो है वो कंप्लीट सारा डेटा आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ वो हमने किसी एक संस्था को दे दिया समझो। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ये जिनको हम दे रहे हैं। आधार का डेटा भी प्राइवेट कंपनी के पास है, जो आपका ये जो सर्टिफिकेट आपका बन रहा है ये भी प्राइवेट कंपनी के पास है, इसका भी मेंटेनेंस। तो आप समझ लीजिए जो भी चीजें ऑनलाइन है वो सारी प्राइवेट कंपनियों के पास है आपकी। तो ये आपका सारा इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनके पास चली जाती है तो क्या होगा। दूसरी बात, इसके अंदर एक कमाल की बात है कि अगर मान लीजिए आपके डॉक्टर ने कोई फरमान जारी किया है, उससे आपको कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी तो जिम्मेदारी है डॉक्टर की। लेकिन अगर WHO कोई फरमान जारी करता है और उससे अगर मान लो किसी को कुछ हो जाता है तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि WHO को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। तो WHO के किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई भी देश, कोई भी मुल्क कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो ये एक कितनी खतरनाक पॉइंट है ये आप समझते हैं, इसमें कितना बड़ा खेल है। अगली बात आपको बताएं कि WHO का सबसे बड़ा फंडर कौन है? बिल गेट्स। यूनाइटेड नेशंस सबसे बड़ा फंडिंग मतलब सबसे बड़ी फंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स से आती है, अमेरिका से मतलब। दूसरे नंबर पे ये आती है, बिल गेट्स आता है। तीसरे नंबर पे लेकिन गावी क्या है? जो ये वैक्सीन्स बनाती हैं, वो कंपनी रिसर्च का सारा काम करता है। गावी और
बिल गेट्स का जो टोटल जो डोनेशन है, जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, जो टोटल फंडिंग है जो डब्ल्यूएचओ को जाती है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी कि इनडायरेक्टली बिल गेट्स सबसे बड़ा फंडर है डब्ल्यूएचओ का। रॉकफेलर फाउंडेशन भी है, और रॉकफेलर फाउंडेशन तो ड्रग्स माफिया है पूरी तरह से, इसको तो सबको मालूम ही है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज है। इवेंट 201 के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसकी फंडिंग भी बिल गेट्स ने ही की थी। और जो एक और चीज थी, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एक्सरसाइज, ये इसको फंडिंग देने वाला भी अपना बिल गेट्स ही था। तो मैंने बहुत डिटेल में मैं इसकी गया था, 35 पेज की हमने ये डिटेल एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, और इसके ऊपर ट्रेनिंग के दौरान तो डिस्कशन किया जा सकता है, और वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे तो सारा कुछ उड़ जाएगा, इसमें तो बता ही नहीं सकते हैं। इसमें द पल्स जो चैनल है उसके जो मार्टिनो ने लिया था, शबनम पालेस मोहम्मद, जो वर्ल्ड काउंसिल फॉर हेल्थ की स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर है, उनका इंटरव्यू लिया। और जब उन्होंने बताया कि ये जो ट्रीटी है ये क्या है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये ट्रीटी सबसे पहली बात तो इनवैलिड और अनलॉफुल है। मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं। वर्ल्ड काउंसिल फॉर हेल्थ में जो मेंबर, स्टीयरिंग कमेटी में जो मेंबर थी, उन्होंने ये बताया। उसके बाद इन्होंने इसके बारे में बताया कि अल्टीमेट पावर ग्रैब जो है वो डब्ल्यूएचओ के पास चली जाएगी, सबसे बड़ी पावर वही हो जाएगा, फिर किसी मुल्क के पास कुछ नहीं बचेगा, और आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और आपकी उस आजादी को छीनने के लिए जो मैंने 2 कानून अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो हमारी संसद में ऑलरेडी जा चुके हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और जो ये सर्टिफिकेट था ना, पहला सर्टिफिकेट दिखाओगे तो बस में जा पाओगे, इधर जा पाओगे, वहां जा पाओगे, इसको लगाने, इसको दोबारा से थोपने की बारी आने वाली है। आपको दोबारा से थोपा जाएगा। और इसके बाद ऊपर कुछ सिटीजन्स ने कुछ बोला है, मैं आपको बता देता हूं। डब्ल्यूएचओ ऑफिशियल ने अभी ओटावा में बोला है अपने सिटीजन्स को कि भाई अभी ये मत समझो कि महामारी जा चुकी है, अभी तो फार फ्रॉम ओवर है, अभी तो बहुत दिन चलेगी ये। तो ये उन्होंने बताया था। ये इसको मतलब, अच्छा दूसरी बात, यूनाइटेड ट्राइब्स ऑफ न्यूजीलैंड ने इस ट्रीटी को बिल्कुल पूरी तरह से खंडन कर दिया है। मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस पूरी की पूरी लाइन को समझोगे तो उन लोगों ने अपनी मीटिंग के अंदर पूरा प्रस्ताव पास करके, जैसे हम ग्राम सभा का करते हैं, ऐसे यूनाइटेड ट्राइब्स ने अपना प्रस्ताव पास करके बोला कि जो हमारा प्रधानमंत्री है वो एक तरह से बिका हुआ है और उनके हाथों में खेल रहा है, तो हम उसको अपनी पावर नहीं देते डिसीजन लेने की, और हम कलेक्टिवली तुम्हें फरमान जारी करते हैं कि हम ये नहीं मानेंगे। तो मुझे आइडिया आया कि हमारी जो खाप पंचायतें हैं और हमारे जो और संगठन है और ग्राम सभाएं हैं, उनको ये काम अब करना पड़ेगा कि इस ट्रीटी के बारे में मैंडेट बनाएं हम लोग। तो इसके लिए बहुत जल्दी हम निकलेंगे लोगों का समर्थन लेने के लिए। और दूसरा, अगला जो पॉइंट था, दिस ट्रीटी वुड क्रिएट द ग्लोबल सेंसरशिप ओवर द हेल्थ इंफॉर्मेशन। ग्लोबल सेंसरशिप, इसमें यही तो है ना। आप देखिए जो आरोग्य सेतु ऐप थी वो क्या करती थी, आप कहां जाते हो कहां नहीं जाते, उस पूरी की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके देती थी कि इतने लोग इकट्ठे रहे, या आपकी लोकेशन को, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को जज करने के लिए था। अब कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो दूसरे स्टेट में जाओगे। ये पूरा गेम प्लान था आपकी आजादी को सरेंडर करने में। आप खुद से सरेंडर कर दो ताकि खुद से ऑफिशियली। और 2019 में इस पूरे खेल का पता चल गया था। ये खेल बताऊंगा तो ये मैं पहले बता चुका हूं अपनी वीडियोस में, वो डिलीट कर दिया गया था। तो ये ट्रेनिंग में ही मैं आपको बता पाऊंगा जब हम लोग ये करेंगे। और ये आने वाली अगली जो महामारियां हैं उसका भी डिटेल पूरी तरह बता रही है। जो क्लास स्वाब है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चेयरपर्सन है, उसकी एक बुक है द ग्रेट रीसेट, उसके अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने निकाल करके रखी थी। और रियल में कि एक आदमी के साथ जबरदस्ती हो रही हो तो बाकी के 49 लोग भाग करके उसके पास जाके उसको बचा सकें वो जबरदस्ती से। तो एक तरह से सोचने वाले, एक फ्रीक्वेंसी पर सोचने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ टच में रहना बहुत जरूरी है और उनके साथ संगठित रहना बहुत जरूरी है। कल को आपकी जरूरतें एक दूसरे के साथ ही पूरी करनी पड़ेंगी। ये दौर 2030 तक नहीं रुकने वाला है। तो मेरे दोस्तों, ये कानून ऐसे ऐसे आएंगे कि आपके घर का सारा लोहा, सोना, चांदी, जितनी धातु है वो सरकार के पास चली जाए, आपका पैसा सरकारों के पास जाए। श्रीलंका का जो फूड क्राइसिस है वैसा ही फूड क्राइसिस भारत में भी लाया जाएगा।
रोज की रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाला जो सिलसिला है, ये उसी का एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं हो रखी है, मैं आपको बताऊं, इट इज ऑल प्लान्ड। आप देखिए कि किसान को बर्बाद किया जाएगा। अभी देखिएगा, किसान की सरसों एमएसपी से ज्यादा खरीदी गई, अब की बार गेहूं भी एमएसपी से ज्यादा खरीदा जाएगा। और ये साबित किया जाएगा कि देखो वो कानून थे ना, प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा में खरीदते हैं, और वो कानून जो थे वो बहुत सही थे। एफसीआई को बर्बाद किया जा रहा है, 2.5 लाख मीट्रिक टन से 40 लाख मीट्रिक टन पर स्टॉक आ गया है। तो भारत में अगर कभी पैसे की, उसकी फूड की जरूरत पड़े, अगर मान लो भुखमरी आ जाए, अब की बार मान लीजिए लोगों के पास पैसा ना रहे खाना खरीदने के लिए, आप एकदम से गेहूं का रेट इतना हो जाए, एकदम से उनका रेट हो जाए। पहले तो हम ये कहते थे कि इन कानूनों की वजह से हो रहा है, बट अब कह देंगे हम युद्ध की वजह से हुआ, पूरे वर्ल्ड में इस बीमारी की वजह से हुआ, या कह देंगे कि ये इसकी वजह से हो रहा है जो श्रीलंका में हो रहा है, या फिर फूड क्राइसिस ऐसे आ जाता है फॉर एग्जांपल। तो आपके पास पैसा बचा नहीं है और एफसीआई के पास अनाज नहीं है, तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स के पास रहेगा। प्राइवेट प्लेयर्स आपकी जमीन को ले लेंगे, इनको जमीन चाहिए अब की बार और कुछ नहीं। सारे रिसोर्सेज पे ये कब्जा कर चुके हैं, कोयले पे ये कब्जा कर चुके हैं, बांध पे ये कब्जा कर चुके हैं, पहाड़ों पे ये कर चुके हैं, रोड पे ये कर चुके हैं, रेलवे पे ये कर चुके हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों पे ये कर चुके हैं, हेल भेल सेल, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे देख लो, चाहे हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे देख लो, आप चाहे आप बीएसएनएल पे देख लो, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलआईसी, रेलवे, बैंकिंग, सबको ये कब्जे में कर चुके हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपको केवल इतना सा ही तो करना है इन्होंने कि जब हमारा फूड प्रोडक्शन बंद हो जाए, हमारे फूड क्राइसिस आ जाए, तो तब ये अपने इशारे पर चलाने लगे हमको। और उसके बाद फिर ये जो ट्रीटी है, फिर ये नए एक्ट हैं हेल्थ के से रिलेटेड, और फिर जबरदस्ती हमारे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन वाले हैं। तो हम लोग किसी भी कीमत पर बचने वालों में से तो नहीं दिखता मुझे। इन्होंने पहले से ही डिटेंशन सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, और इनके साक्षी महाराज बोल चुका है कि 2024 में चुनाव नहीं होंगे। और अभी अभी एक डिक्लेयर किया है, उसने कहा था, वो मैं अभी लिख रहा था उसको, क्योंकि हंगरी में जो विक्टर ऑर्बन है उसने बोल दिया कि ये महामारी का दौर है, इससे निपटना तो पड़ेगा ही और ये लंबी चलेगी, इसलिए जब तक मैं जीऊंगा मैं प्रधानमंत्री होऊंगा। तो हंगरी में ये एग्जाम्पल हो चुका है। और फिर 29 मार्च को शंघाई में 2.5 करोड़ आबादी वाला जो शंघाई है उसको इन्होंने पूरी तरह से जाम कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है, ताकि लोग जो बाकी के लोग हैं बाकी मुल्कों में वो भी मेंटली तैयार हो जाएं अगले लॉकडाउन के लिए। तो ये पूरा का पूरा, इसको कैसे समझोगे आप? अपने आसपास के लोगों को जैसे ये मत कहिए कि लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं, हमने बहुत समझाया लेकिन भक्त बने हुए हैं। नहीं, जो लोग भक्त बने हुए हैं उनको नहीं समझ में आएगा, उनको जाने दीजिए। शहर में उन लोगों को ढूंढिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे बैठे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट रखिए, क्योंकि आपको जरूरत उनकी पड़ने वाली है। फिर वो जो भक्त बने हुए हैं उनको भी जिस दिन समझ में आएगा वो भी दौड़े दौड़े आपके पास ही आएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। उनको जिस दिन अकल आएगी, उनको पता होगा कि ये इन लोगों ने ये चीजें पहले बता दी थी, फूड क्राइसिस आने वाला है, इसमें आने से पहले हमने बता दिया था। जिस तरह से आगरा है, मतलब अलायंस बनाया था जो ग्रीन रेवोल्यूशंस इन अफ्रीका, जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस के लिए था, जो बिल गेट्स ने अफ्रीका के अंदर किया कि हम अफ्रीका की भूखमरी को मिटा देंगे 2021 तक, और 2021 में उसकी जो भूखमरी है वो 1.5 गुना हो गई थी। ये मैं कब से बोल रहा हूं कि भाई ये जहां जहां जाएगा सब कुछ खत्म करता जाएगा, और फिलैंथ्रोपी की आड़ में ये सारा गंद फैला रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये बचाने चला है लोगों को। पोलियो की जो आपके बच्चों को पिलाई गई थी उसकी भी सच्चाई हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है, लेकिन यहां बोलते हैं तो वीडियो डिलीट कर देते हैं अगर सच्चाई बताते हैं तो। ये मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं उसको। आपके पड़ोस में अगर किसी को कुछ हो जाए इस बूटी की वजह से और आप उसको फेसबुक पे लिख दो तो आपको 1 महीने के लिए बैन कर देंगे ये लोग कि तुम झूठ फैला रहे हो। सामने से हो रहा है और हमें मालूम है कि इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पाते। ये इस तरह का समाज बना रहे हैं, हम बोल नहीं पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि अभी तो ये साइट्स इनके मालिकों की, ये मालिक इसके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं। अब ये साइट्स, मान लो साइट्स ना हो, हम इंटरनेट चला देंगे। अब इंटरनेट को भी ये लोग सेंसर करने वाले हैं। साइबर अटैक आके आपके बैंक एकदम से पूरी तरह से खत्म हो जाए और आपका
इंटरनेट पे अटैक होकर ये कह दें कि अब इंटरनेट भी सेंसर होगा, अब इंटरनेट भी हमारी मर्जी से चलेगा, जैसे चाइना में चल रहा है। चाइना का एग्जाम्पल तो इन लोगों ने लेकर आना है, सोशल क्रेडिट सिस्टम, डिजिटल करेंसी है, और ये साइबर अटैक टाइप का, युद्ध, महामारी, फूड क्राइसिस, इट्स ऑल प्लान्ड। तो ये जो चीजें हैं, आप राजीव दीक्षित भाई का वो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाले जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए, और पता चलेगा कि उन्होंने बताया हुआ है कि युद्ध अभी हो रहा है। ये सुनील ने मुझे बताया था, मैं भी सुनूंगा उसको, मैं नहीं सुन पाया था, लेकिन अब मैं सुनूंगा उनको डिटेल में। हालांकि मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम बचता है, लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप अपने जैसे लोगों को ढूंढिए। अपने जैसे लोग अगर आपको मिल जाते हैं तो उनको संगठित करके उनकी साथ संख्या बढ़ाइए। तो हम हर जिले में ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। आप अपने जिला में, जैसे 7 जिले हो चुके हैं, कल 8वां जिला है, तो आप और जो बाकी जिले हैं उनमें भी आप अपने संगठन बढ़ाइए, और जब उस जिले की बारी आए तो उसको पता करिए। आप इस वीडियो का लिंक दोस्तों तक भेजिए। आप ये जो पेज है जनता सरकार मोर्चा का, इसका लिंक भेजिए, और इसको सी फर्स्ट या फेवरेट वाली कैटेगरी में लाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमारी रीच इतनी कम कर दी है कि मतलब शेयर ज्यादा होते हैं और व्यूज कम होते हैं, बट स्टिल फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे, अपने चैनल पे लगा लीजिए। वी डोंट केयर, कोई दिक्कत नहीं है। हम इंफॉर्मेशन लोगों तक जाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे ही चैनल पे चले या हमारे ही व्यूज बने, ये कोई पर्पस नहीं है। पर्पस है जानकारी। आप ये जानकारियां इकट्ठा करके आप अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, लेकिन पहुंचानी पड़ेगी उस हिसाब से कि वो हमें सुन ले, वो जान ले इन चीजों को। बिना जाने बात बनेगी नहीं। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश हमारी जारी है। आप रोहतक आइए, कल मिलते हैं 10 बजे हुड्डा पार्क जो बस स्टैंड के पास है वहां पर, और फिर बहुत जल्दी ही रणनीति भी तय होगी इसके ऊपर कि क्या करना है ना। मैं